हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सुमित्रा रीइनकार्नेशन केस। रियली रीइनकार्नेशन को तो यहाँ पर भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी किया गया है। काफ़ी तो नहीं कह सकते, एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्टडी किया रीइनकार्नेशन को और उनका मिक्स्ड ओपिनियन था। उनको कई केसेस मिले थे जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसे उन बच्चों को याद थी अपना पुरानी ज़िंदगी। तो काफ़ी डिबेट चल रहा है। साइंटिफिकली दे हैव नॉट बीन एबल टू प्रूव, बट दे थिंक देयर समथिंग इज प्रेजेंट, कुछ ना कुछ है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। पुनर्जन्म का वो केस जिसने सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया को हिलाया। दोनों हाथ उठा के हवा में ऐसे कर लिए जैसे कोई आसमान से बुला रहा हो। जोर जोर से सांस की आवाज इस तरह से आने लगी जैसे किसी का दम घुट रहा हो। इतना ज्यादा बड़ा बन गया कि दुनिया के साइंटिस्टों को उठ के सीधे यूपी के इटावा पहुंचना पड़ा। सास ने कमरे से निकल के सुमित्रा को जिस हालत में देखा उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सांस और नर्व चेक करने के बाद भी वो जिंदा कैसे हो सकती है? देखिए, ये वीडियो इमर्जेंट ने स्पॉन्सर की है। थैंक्स टू इमर्जेंट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। देखिए, इंडिया में लाखों छोटे बिजनेस आज भी अपना पूरा हिसाब किसी नोटबुक में करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर बिल भेज देते हैं, पर एक चाहिए जो सही जीएसटी का डेटाबेस सेटअप करता है। बिजनेस के पहले वर्जन के लिए एकदम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे आते हैं। यूपी के इटावा के अंदर अंगद का नागला नाम से एक गांव है। ईयर 1968 में इस गांव की एक ठाकुर फैमिली के घर में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम ये लोग सुमित्रा रखते हैं। अब जिस टाइम पे सुमित्रा पैदा हुई थी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के इसी सुमित्रा के रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म को लेके दुनिया भर से साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न ब्रिटिश कोलंबिया, इन सबको अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के यूपी के छोटे से गांव तक आना पड़ेगा। अब सुमित्रा जब पैदा हुई तो सुमित्रा का बचपन जो था वो बहुत ही मुश्किलों से आगे बढ़ा। 11 साल की एज में ही सुमित्रा की मदर की डेथ हो जाती है और गांव जो था वहां कोई स्कूल, कॉलेज, कोई रोजगार वगैरह नहीं था। तो सुमित्रा के फादर को मजबूरी में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो सुमित्रा के फादर ने सुमित्रा को यूपी के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के बीरपुर गांव में एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। तो यहाँ से सुमित्रा की जो लाइफ थी, न माँ थी, न फादर, न स्कूल। सुमित्रा का बचपन एकदम अकेलेपन में निकला। बहुत ही ज्यादा चुप रहती थी वो। और फिर इसके 2 साल बाद जब सुमित्रा 13 साल की हुई तो वही गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पे फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के शरीफपुरा गांव में सुमित्रा की शादी एक जगदीश सिंह नाम के लड़के से करवा दी जाती है। अब शादी होने के बाद जब सुमित्रा शरीफपुरा गांव में आई तो यहाँ भी उसके हस्बैंड जगदीश को मजबूरी में काम के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। बस बीच बीच में घर आता था। तो शादी होने के बाद भी सुमित्रा की जो लाइफ थी वो बहुत ज्यादा अकेलेपन में रहती थी। वो चुपचाप अपने सास ससुर के साथ रहती थी। अब शादी के कुछ साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा को एक लड़का होता है और सुमित्रा बहुत खुश होती है। सुमित्रा को एक कंपनी मिल जाती है। 24 घंटे सुमित्रा बच्चे को गोद में कपड़े से बांध के हर टाइम अपने साथ रखने लगी थी। जहां भी जाती थी इस बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी। और ये वो टाइम था जब सुमित्रा की जो जिंदगी थी वो थोड़ी सही होने लगी थी। लेकिन सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1985 के स्टार्टिंग में एक ऐसी चीज होती है जिससे सुमित्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और सिर्फ सुमित्रा ही नहीं, दुनिया भर के अंदर जो लोग रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे उनके कॉन्सेप्ट भी हिल जाते हैं। होता क्या है कि सुमित्रा जिस गांव में थी, शरीफपुरा, ये काफी पिछड़ा था और इस गांव की जो औरतें थी वो कुएं के पास जाके वहां से पानी लेके आती थी। तो ऐसे ही अप्रैल 1985 को दिन के टाइम में सुमित्रा अपने बेटे को लेके कुएं पे पानी भरने गई और पानी भर के जब वो वापस आने लगी तो अचानक से चलते चलते वो एकदम चुप होकर रुक जाती है और जो पानी का बर्तन हाथ में था वो नीचे गिर जाता है और दूसरे हाथ में बच्चे की जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे टाइट होने लगती है। एकदम स्टैचू की पोजीशन में सुमित्रा के एक हाथ में बच्चा था और दूसरा हाथ वो आसमान की तरफ कर देती है। हल्के हल्के हाथ पीछे की तरफ हो जाते हैं जैसे आसमान में किसी को बुला रही है और जो दांत थे वो आपस में टकरा रहे थे, उनमें से कट कट करके आवाज आने लगती है। आंखें ऊपर चढ़ जाती है, सिर्फ जो सफेद हिस्सा था वही दिख रहा था और आंखें गोल गोल घूमने लगती है। अब जब ये चीज हुई तो अचानक से बर्तन गिरता है और साथ में जोर जोर से दांतों के कटकटाने की आवाज आने लगती है। तो आसपास की जो औरतें थी और जो गांव के लोग थे वो देखते हैं तो सुमित्रा एकदम स्टैचू की तरह आसमान में एक हाथ ऊपर करके खड़ी है और दूसरे हाथ में बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। अब ये सीन देख के गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि पास चला जाए। करीब 5 मिनट तक सुमित्रा इसी पोजीशन में खड़ी रहती है, उंगलियां पीछे, आंखें घूमती रहती है। 5 मिनट चीज जो मैं बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर स्टीवेंसन के पेपर में सब ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। ये सारे पेपर 5 मिनट तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सारी चीजें बता रहा हूँ। तो करीब 5 मिनट तक सुमित्रा ऐसे ही रहती है और फिर अचानक से सुमित्रा का हाथ नीचे होता है और उसको
होश आ जाता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाती है। और होश में आने के बाद जब औरतें और आसपास के लोग जब उससे पूछते हैं तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। बस वो ये देखती है कि जो उसने पानी भरा था वो सब नीचे गिर गया है और उसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन आसपास के जो लोग थे वो भी सुमित्रा को ज्यादा कुछ बताते नहीं, वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन सुमित्रा जो थी उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी और फिर वो यहाँ से बिना पानी भरे घर की तरफ वापस चली जाती है। घर पहुंचने के बाद भी सुमित्रा काफी देर तक सोचती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन फिर बात आई गई हो जाती है और अगले कई दिनों तक सारी चीजें नॉर्मल रहती है। सबको यही लगता है कि एक बार ऐसी गलती से हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन सब के सब एकदम गलत थे। ये बस शुरुआत थी, आगे भी ऐसी ऐसी चीजें होनी थी जिसकी वजह से इनके गांव में दुनिया भर के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को आना पड़ेगा। अब काफी दिन तक तो कुछ नहीं होता, फिर इसके एक वीक बाद सुमित्रा की जो सास थी तो वो आराम से अपने रूम में बैठी हुई थी। अब अचानक से उसको जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगती है, जैसे किसी का दम घुट रहा हो, उस तरीके की सांस की आवाज। और उसी सांसों के बीच में एक और आवाज आ रही थी कट कट करके, जैसे कोई अपने दांत आपस में जोर जोर से टकरा रहा हो। अब शुरू में तो सांस ने इग्नोर किया, लेकिन फिर आवाज रुकती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके आवाज और बढ़ने लगती है। और फिर सांस से रुका नहीं जाता है, सांस उठ के कमरे से बाहर निकल के आंगन की तरफ देखती कि यहाँ चल क्या रहा है। तो बाहर निकलते ही जो नजारा उसके सामने आता है वो देखते ही उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। सामने सुमित्रा खड़ी थी एकदम स्टैचू की तरह, दोनों हाथ आसमान में थे, जोर जोर से उसके दांत कटकटा रहे थे, आई रोल हो रही थी, सेम जैसे लास्ट टाइम हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही। बस इस बार बच्चा नहीं था तो दोनों हाथ आसमान में थे, जैसे किसी को बुला रही हो आसमान से। अब ये देखते ही सास बहुत ज्यादा डर जाती है, ससुर को बुलाती है, लेकिन सुमित्रा को कुछ सुनाई नहीं आता है। सुमित्रा एग्जैक्टली उसी पोजीशन में खड़ी रहती है और फिर 2 से 3 मिनट बाद अचानक से सब बंद होता है, हाथ नीचे गिरते हैं, आंखें नॉर्मल, सांसें नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सास ससुर हिम्मत करके सुमित्रा के पास पहुंचते हैं, लेकिन सुमित्रा को कुछ याद नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। घर में सब डर जाते हैं, पति भी पहुंच जाता है, झाड़ फूक होती है, बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के जो एपिसोड हो रहे थे सुमित्रा के साथ वो रुकते नहीं है, बल्कि उनकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज की धीरे धीरे आदत भी होने लगी थी सबको। सुमित्रा एकदम से ठीक रहती थी, हंसती, काम करती, बेटे को खिलाती, और फिर अचानक से कहीं भी कभी भी, कभी खाना बनाते हुए, कभी पानी लाते हुए, ये सारी चीजें बार बार होने लगी। और घर वाले भी अपनी बहू के साथ एक बहुत ही अजीब सी जिंदगी जी रहे थे, एक ऐसी बहू जो कभी भी किसी भी टाइम अजीब सी चीजें करने लगे। और ये जो सारी चीजें थी अभी ये बस शुरुआत थी, असली दिक्कत शुरू होती है 16 जुलाई 1985 को। इस दिन भी बैठे बैठे अचानक से सुमित्रा के साथ सेम चीज स्टार्ट होती है, हवा में हाथ, दांत कटकटाना, आंखें घूमना, जैसे पहले भी हुआ था। लेकिन इस बार जब ये एपिसोड हुआ तो होते होते बीच में सुमित्रा ने दांत कटकटाते हुए उसी के बीच में बोला कि आज से 3 दिन बाद, यानी कि 19 जुलाई 1985 को मैं मर जाऊंगी। अब जैसे ही सुमित्रा के घर वाले ये बोलते हुए सुनते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और जब कुछ मिनट बाद सुमित्रा नॉर्मल होती है तो घर वाले भी सुमित्रा को बताते हैं कि तुमने बोला है कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगी। और ये चीज सुन के जब सुमित्रा नॉर्मल होती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और यहाँ से सबके सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि अगले 3 दिन बाद आखिर होगा क्या। अब इसके बाद अगले 2 दिन जो थे वो तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। और फिर इसके बाद डेट आती है 19 जुलाई, और यही डेट सुमित्रा ने प्रिडिक्ट की थी कि इस दिन वो मर जाएगी। अब इस दिन होते ही सुमित्रा खुद बहुत डरी थी, उसने डिसाइड कर लिया था कि आज वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे उसकी जान को खतरा हो, जैसे सीढ़ी चढ़ना, पानी लेना, आग से दूर रहना। जो ससुराल वाले थे वो भी आसपास रहते हैं, एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं कि जो बोला गया कहीं वो सच ना हो जाए। अब धीरे धीरे करके पूरा दिन निकल जाता है और अब घर वाले भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो अब आधे से ज्यादा दिन तो निकल गया है, शायद जो बोला वो सच नहीं होगा। अब इसके थोड़ी देर बाद सुमित्रा की एक फ्रेंड थी, उसके घर के बाहर से निकल रही थी, तो सुमित्रा की नजर उस पर पड़ी तो वो भी बाहर जाके उससे नॉर्मली बात करने लगी। अब सुमित्रा और उसकी दोस्त जब नॉर्मली बात कर रहे थे आपस में, तो बात करते करते अचानक से सुमित्रा चुप हो जाती है और एकदम से कोई भी जवाब देना बंद कर देती है। और ये देखते ही उसकी जो दोस्त थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके सुमित्रा का जो चेहरा था वो एकदम से सफेद पड़ने लगता है, जैसे पूरी बॉडी से किसी ने खून निकाल दिया। अब ये देखते ही उसकी जो दोस्त थी वो बहुत जोर से चीखने लगती है। घर वाले जो थे वो भी बाहर आ जाते हैं, तो घर के आसपास भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई सुमित्रा की नाक के पास हाथ रख रहा था तो सांस नहीं चल रही थी, कोई नब्ज पकड़ रहा था तो नब्ज नहीं मिल रही। और यहीं से जितने लोग आसपास खड़े थे उनको एक बात समझ में आ गई कि सुमित्रा ने 3 दिन पहले जो बोला था वो सच हो गया है, यानी कि सुमित्रा मर चुकी है। पूरे घर में सब चीखने लगे। जिसने आसपास सुना कि सुमित्रा ने जो बोला था वो सच हो गया, वो सब डर गए। सब ने अपने बच्चों को घर में करके उनको बाहर निकलने से मना कर दिया कि कहीं उल्टा कुछ ना हो जाए उनके साथ। इसके बाद डबल कंफर्म करने के लिए एक वैद्य को बुलाया गया। उसने आते ही सुमित्रा की बॉडी को देखा और डेड डिक्लेयर कर दिया। गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा था, ना कोई बिजली, ना कोई स्कूल, यहाँ तक कि कोई शमशान तक नहीं था। लोग ऐसे खुले में संस्कार कर देते थे। अब इसके बाद पंडित आता और पंडित ने आते ही कहा कि बहुत ही अलग चीज हुई है, बॉडी को ज्यादा देर तक ऐसे रखना सही नहीं है, इसका संस्कार जल्दी करना होगा। तो एक तरफ तो संस्कार के लिए लकड़ियां वगैरह इकट्ठी होने लगी, दूसरी तरफ रीति रिवाज पूरा करने के लिए गांव से औरतों को बुलाया गया। उन्होंने सुमित्रा की बॉडी को नहलाया, फिर ट्रेडिशन के हिसाब से बॉडी को सजाना शुरू किया। अब जैसे ही सजाना शुरू किया तो एक औरत सुमित्रा की बॉडी के जो बाल थे उसमें कंघी कर रही थी। तभी अचानक से जो औरतें आई थी घर के अंदर से बाहर की तरफ भागती हैं, जोर से चीखते चीखते। अब लोगों को समझ नहीं आता, कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो देखा कि सुमित्रा की जो बॉडी थी उसमें हल्की हल्की हलचल स्टार्ट हो गई थी, आंखें जो थी वो हिलने लगी थी। और फिर इसके बाद एक गहरी सांस लेके सुमित्रा जो मर गई थी वो उठ के बैठ जाती है।
और यहाँ से दो वर्जन है। एक वर्जन तो ये है कि सुमित्रा 5 मिनट के लिए मरी थी, और दूसरा वर्जन ये है कि सुमित्रा जो थी वो 45 मिनट्स के लिए मरी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के रिसर्च पेपर में मेंशन है कि कम से कम 5 मिनट तक सुमित्रा की सांस और नर्व्स पूरी तरीके से बंद थी। अब जब सुमित्रा बची तो घर वाले जो रो रहे थे वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और गांव वाले जो लोग थे वो भी बहुत कंफ्यूज थे कि आखिर ये हुआ क्या। अब इसके एक दिन तक तो सुमित्रा एकदम गुमसुम रहती है, और फिर अगले दिन उठ के सुमित्रा ने जो साड़ी पहनी, जो उसका स्टाइल था उससे हट के साड़ी पहनी, और जो वो पहले नॉर्मल स्लीपर्स पहनती थी उसकी जगह हील्स वाले सैंडल पहनने लगी। और फिर उसके बाद बोलती है कि मुझे अपने बच्चे रिंकू और टिंकू से मिलना है। पति और फैमिली वाले आसपास आने की कोशिश करते हैं तो उनको धक्का दे देती है। ना अपने पति को पहचाना, ना सास ससुर को, ना ही अपने बच्चे को पहचाना, और माय सबको गॉड। करके एक ही बात कहती है कि मैं कोई सुमित्रा नहीं हूँ, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है, मेरी शादी डिबियापुर में हुई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बस उनसे मिलना है किसी भी हाल। अब शुरू में तो सुमित्रा के जो घर वाले थे वो सोचते हैं कि सदमा लगा है, इसकी वजह से मानसिक संतुलन जो है वो थोड़ा खराब हो गया, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते 3 महीने हो जाते हैं, और इन 3 महीने में सुमित्रा जो थी वो अपने आप को शिवा ही बोल रही थी, और जो सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी वो एक लेटर लिख के पोस्ट करती रहती थी। घर जो था उसमें कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब ये जो सारी चीजें चल रही थी, सुमित्रा अपने आप को शिवा कह रही है और वो मान नहीं रही है कि वो उसका बच्चा है, ये जो कहानी थी आसपास के जो गांव थे वहां भी पहुंचने लगी। और फिर इसके कुछ दिन बाद 20th of October 1985 को एक आदमी सुमित्रा के गांव शरीफपुरा में आता है, और गांव में पहुंच के गांव के जो लोग थे उनसे सुमित्रा का जो केस हुआ था उसके बारे में डिस्कस करता है, और पूछता है कि सुमित्रा का घर कहाँ है। अब ये आदमी सुमित्रा के घर पहुंचता है, सुमित्रा अंदर थी और बाहर सुमित्रा का जो पति था वो मिलता है। घर पे पहुंचते ही वो आदमी कहता है कि मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं डिबियापुर से आया हूँ, और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, और कई दिनों से मुझे आपके यहाँ से लेटर आ रहे हैं, और यहाँ की मैंने स्टोरीज भी सुनी है, इसी वजह से मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब जब ये दोनों बात कर रहे थे तो अंदर से सुमित्रा आवाज सुन के बाहर निकलती है, और राम सिया त्रिपाठी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ के पापा पापा कह के उसके गले लग जाती है, रोने लगती है कि मैं ही आपको लेटर भेज रही। अब राम सिया त्रिपाठी जो था वो ये सारी चीजें देख के वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये है कौन। और सुमित्रा कहती है कि मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। अब राम सिया त्रिपाठी यहाँ से कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी शिवा हो तो मेरी कुछ चीजों का जवाब दे दो जो मेरी बेटी शिवा को ही पता। उसने सुमित्रा से कई सारी चीजें पूछी, जैसे शिवा के घर के क्या क्या नाम है। सुमित्रा कहती है अरुणा और शिव शंकर, दोनों सही निकलते हैं। एक पीली साड़ी के बारे में पूछता है वो, उसके बारे में भी उसको पता था, और एक घड़ी और उसका बॉक्स था उसको भी वो सही से डिस्क्राइब करती है। शिवा के मामा कहाँ पैदा हुए थे, शुरू में कंफ्यूज होती है लेकिन उसके बाद वो भी बता देती है। 2 कॉलेजेस जहाँ से शिवा ने पढ़ाई की थी, अनपढ़ होने के बाद भी सुमित्रा ने दोनों कॉलेज की डिटेल्स बता दी। ऊपर से पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी वो लेटर भी लिख रही थी। इसके बाद राम सिया त्रिपाठी ने एक एल्बम निकाली, उसमें सबसे पहले उसने एक 18 साल पुरानी फोटो दिखाई। वो फोटो इतनी पुरानी थी कि उस टाइम तक सुमित्रा पैदा तक नहीं हुई थी। उस फोटो के अंदर 6 लोग थे। सुमित्रा एक एक करके सबको पहचानती है कि ये मम्मी है, ये दादी है, ये मैं खुद शिवा हूँ। 6 में से 6 सही पहचानती है। ऐसे बैक टू बैक 8 फोटो और निकालते हैं राम सिया त्रिपाठी, जिसमें टोटल 17 चेहरे थे। 1-2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको पहचान लिया उसने। और फिर इसके बाद एक आखिरी फोटो आती है जिसको देख के सुमित्रा एकदम से चुप हो जाती है और बहुत ही तेज तेज सांस लेने लगती है। राम सिया त्रिपाठी उससे दोबारा पूछते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी शिवा हो तो बताओ कि ये कौन है। और फिर बहुत बार पूछने पे सुमित्रा तेज तेज से रोते हुए कहती है कि ये मेरी ननद रामा कांति है, इसने 18th of May 1985 को मेरे सर पे ईंट मार के मुझे मार दिया था। अब ये लाइन जैसे ही राम सिया त्रिपाठी सुनते हैं वो सबके सामने उठ के कहते हैं कि ये सही कह रही है, ये सुमित्रा नहीं, यही मेरी बेटी शिवा है। अब ये लाइन सुनते घर वाले जो थे वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बात आसपास भी पहुंच गई थी तो गांव के लोग भी घर के आसपास इकट्ठा हो गए थे। पूरे गांव के चेहरे पे एक ही क्वेश्चन था कि आखिर ये शिवा है कौन। और यहीं से फिर राम सिया त्रिपाठी सारी कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है भैया, इसका दूसरा पार्ट भी करेंगे। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग। ये तो कोई और ही सिचुएशन है जिसमें एक इंसान मरता है और वापस आता है एज ए सम अदर पर्सन। ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि रीइंकार्नेशन में नॉर्मली इंसान जो है का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद उस बच्चे को पिछली ज़िंदगी याद रहती है। ये तो टोटली माइंड ब्लोइंग केस है, जिसमें लड़की मरी, वापस जिंदा हुई विद डिफरेंट पर्सन। कुछ कैलकुलेशन ख़राब हो गया कहीं का मुझे लग रहा है, बट दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। बड़ा खतरनाक था, अमेजिंग था भैया। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट आएगा, बट इट इज़ मेस्मराइजिंग, मज़ा आ गया। तो चलते मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।